प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यार से यूट्यूब चैनल E2E क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो है कि लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए जो है कि वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोग चलाए हुए हैं। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इससे पहले कई लेक्चर्स यानी कि लेक्चर 1 to लेक्चर 3 तक हमने रिकॉर्ड कर चुका है और उसे अपलोड भी कर चुका है। तो अगर आप लेक्चर 1 to लेक्चर 3 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर टैप कीजिए और 1 to लेक्चर 3 तक पूरा देख आइए। अच्छा, कुछ ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने लेक्चर 1 देखा है, लेक्चर 2 देखा है, लेकिन किसी कारणवश जो है कि लेक्चर 3 उनसे छूट गया है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ लेफ्ट कॉर्नर पर आपका आई टैब आते हुए दिख रहा होगा। यहाँ लेक्चर नंबर 3 का लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप टैप कीजिएगा। आपको जो है कि लेक्चर नंबर 3 में आप स्विच हो पाइएगा और लेक्चर नंबर 3 देख पाइएगा। तो इसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं टुडेज टारगेट। तो टुडेज टारगेट मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो कुछ यूनिक है। उसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्लियर करता हूं बच्चों को कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, टुडेज टारगेट के अंतर्गत इमेजिनरी क्वांटिटीज पहला टॉपिक ये पढ़ाऊंगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ाऊंगा और तीसरा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ाऊंगा। तो आइए 1 by 1 चीज़ों को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 इमेजिनरी क्वांटिटीज। तो इमेजिनरी क्वांटिटीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इमेजिनरी क्वांटिटीज कहते किसे हैं। तो जो रूट अंडर में नेगेटिव पार्ट रहता है उसी को इमेजिनरी क्वांटिटीज कहते हैं। और ये जो रूट अंडर में नेगेटिव पार्ट है कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी और एन इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर पड़ा रहे, नेगेटिव रियल नंबर पड़ा रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज। लाइक रूट अंडर -6, रूट अंडर -8, रूट अंडर -9/5। जैसे कि रूट अंडर -6 को आप लिख सकते हो, -6 को लिख सकते हो आप -1 इंटू रूट अंडर 6। और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा रूट 6। तो आयोटा रूट 6 एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। कुछ इस प्रकार से रूट अंडर -8 का बात किया जाए तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू रूट अंडर 8, यानी कि आयोटा रूट 8। ठीक है। अच्छा, कुछ इसको भी लिख सकते हैं -9/5। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट 9/5। रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा और रूट 9/5 आप सिंपली लिख सकते हो, या इसको भी तोड़ सकते हो। रूट 9 का मतलब होता 3 3 3 9 और रूट 5 का मतलब तो रूट 5 ही होगा। ये भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। टॉपिक नंबर 1 क्लियर। आइए टॉपिक नंबर 2 पर हम लोग मूव करते हैं। एक थ्योरम करेंगे जो कि बहुत वीवीआई थ्योरम है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा थ्योरम में, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b इक्वल्स टू रूट अंडर -ab होता है। ये चीज को प्रूफ करना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में गिवन, है ना, क्या दिया हुआ, गिवन लिखेंगे। गिवन दैट a, b बिलोंग्स टू, क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा लिख देंगे, मतलब a और b दोनों का दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। ए और बी क्या है, पॉजिटिव ही है, मतलब 0 से बड़ा है। तो अब हम यहां पर ले लेते हैं LHS पार्ट रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b। हमको क्या प्रूफ करना है, माइनस ऑफ रूट अंडर ab। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर a इंटू रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर b। ठीक है, तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए रूट अंडर -a को लिखेंगे माइनस रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर a, फिर रूट अंडर -b को लिखेंगे रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर b। रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा रूट अंडर a इंटू रूट अंडर -1 का मतलब होता है फिर से आयोटा
फिर रूट अंडर बी। तो ये आपका हो गया आयोटा 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 स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर वी। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आपको बहुत अच्छे से पहले से बता के रखा हूँ मैं। रूट अंडर -1 सॉरी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये अंदर में चला जाएगा ए बी, तो इसका वैल्यू हो गया आपका -AB, जो कि हम लोग को प्रूफ हो गया। तो हम रूट अंडर -A लेके चल रहे हैं इंटू रूट अंडर -B लेके चल रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है माइनस ऑफ रूट अंडर AB। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इमेजिनरी क्वांटिटीज। इमेजिनरी क्वांटिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, कुछ है नहीं दम। रूट अंडर -169, रूट अंडर -169, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर -1 इंटू 169, ठीक है। अच्छा, रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा और 169 का जो रूट निकलता है ना, मतलब रूट अंडर 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 13, क्योंकि 13 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये आपका हो गया आयोटा रूट 13, दो बार है रूट 13 इंटू 13, तो एक 13 निकल जाएगा, तो आंसर हो गया 13 आयोटा, ठीक है। एक नंबर होने के बाद फिर दूसरा नंबर करते हैं। देखिए क्या है, रूट अंडर -196, इसको लिखेंगे रूट अंडर -1 इंटू 196, ओके बच्चों। और फिर यहाँ पर रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होगा वो होता है आयोटा होता है, और 196 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14, ठीक है ना। 196 को लिख सकते हैं 14 इंटू 14, और 14 इंटू 14 दो बार है तो एक बार निकाल सकते हैं, यानी कि 14 आयोटा। हो गया क्लियर। तीसरा ये वाला लेके चलते हैं, रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -4/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए रूट अंडर -2 को लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2 इंटू, फिर से यहाँ पर माइनस है तो लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4, और नीचे में रूट अंडर 2, वो भी लिख लीजिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखिए रूट अंडर -2 को लिखे रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2, रूट अंडर -4 को लिखे रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4, नीचे में रूट अंडर 2। अब देखिए कुछ कटेगा तो उसको काट लेते हैं, रूट अंडर 2 कट गया, ठीक है। यह आपका क्या बचा, रूट अंडर -1 रूट अंडर -1, है ना। तो रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आयोटा, फिर रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आयोटा, फिर रूट अंडर 4 का मतलब होता है 2, आयोटा 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 स्क्वायर इंटू 2, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू का 2 हो गया -2, रिजल्ट में क्या आ गया -2। कुल मिला के फिर से समझे तो आपको समझ में आएगा। रूट अंडर -2 को मैंने लिखा रूट अंडर -1 और 2 को फिर लिखा रूट 2, रूट अंडर -4 को लिखा रूट अंडर -4 इंटू रूट अंडर 4, नीचे में रूट 2 आया लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे बढ़ सकता है ना रूट तो रूट बांट दिया, फिर रूट टू कैंसिल हो गया, रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा, रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा, फिर रूट 4 का वैल्यू 2, फिर आयोटा 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 स्क्वायर 2, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 2 यानी कि -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर -64, ठीक है, प्लस 3 रूट अंडर -5 प्लस 2 रूट अंडर -4, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए रूट अंडर 64 का मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1, है ना, इंटू रूट अंडर 64, ठीक है, फिर 3 रूट अंडर -1 और रूट अंडर 5, है ना। इस रूट अंडर -5 को बांट दिया मैंने, अब प्लस लिख करके 2 लिखा, है ना, 2 लिखा, ठीक है। और ये रूट अंडर -4 को लिख लिया रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4, ठीक है, रूट अंडर -1, है ना, रूट अंडर -4 को रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे जरा। रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा, यहाँ पर लिख लीजिए आयोटा,
और 64 यानी कि 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इस 64 के बदले हम लोग को क्या निकल जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 लिखिए, और रूट अंडर -1 का मतलब आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा लिखिए, रूट अंडर 5 लिखिए, प्लस लिखिए 2, फिर रूट अंडर -1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आयोटा, आयोटा लिख लीजिए, और रूट अंडर 4 का मतलब होता है 2, उसको भी लिख लीजिए। तो कुल मिलाकर के इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बच गया 8 आयोटा प्लस के उधर 2 2 4 आयोटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3√5, 3√5 आयोटा है, आयोटा लिख लीजिए, 8 और 4 12, 12 आयोटा प्लस 3√5 आयोटा, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा आंसर हुआ 12 आयोटा 3√5 आयोटा, ठीक है ना, 8 4 12 हुआ ना, तो इसीलिए 12 आयोटा प्लस 3√5 आयोटा। आप चाहो तो आयोटा का कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना, कॉमन ले लो, तो 12 प्लस 3√5 आयोटा, 3√5 आयोटा, 3√5 आयोटा, ये 5 है ना। चलिए, आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को जरा गौर से ध्यान देना है। कहता है क्वेश्चन, मोहित राइट्स द फार्मूला रूट अंडर ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। मतलब मोहित क्या कहता है, मोहित लिखता है रूट अंडर ए बी को रूट ए इंटू रूट बी, ऐसा लिखता है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। रूट अंडर ए बी को मोहित लिखता है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। देन ही सब्स्टिट्यूट, अब वो सब्स्टिट्यूट करता है, ए की जगह पर -2 और बी की जगह पर -2, मतलब जहां ए है वहां पर -2 और जहां बी है वहां पर -2, बीच में इंटू है, यहां पर भी -2 यहां पर भी -2, ठीक है। एंड फाइंड दैट 2 इक्वल्स टू -2, और उसको मिलता क्या है 2 बराबर -2, ये मिलता है। एक्सप्लेन वेयर ही इज रॉन्ग, आपको बताना है कि वो कहां गलती कर रहा है ना, आपको बताना है कि वो कहां गलती कर रहा है। और चलिए जो मोहित गलती किया है उस गलती को हम लोग भी दोहराएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मोहित, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मोहित, मोहित के अनुसार, मोहित के अनुसार क्या होगा, रूट अंडर ए बी बराबर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, ये मोहित के अनुसार हो रहा है, ठीक है। रूट अंडर ए बी को रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। अब वो सब्स्टिट्यूट करता है, यहां पर पुटिंग करेंगे, पुटिंग a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -2, ठीक है। देन वी गेट, है ना, मोहित के अनुसार, अभी मोहित के अनुसार चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2 अब b की जगह पर भी -2 इक्वल्स टू -2 इंटू -2। अब जरा समझिएगा बच्चों, -2 मल्टीप्लाई करें तो +2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अब 4 का 2 निकल जाएगा, ठीक है, 4 का √2 निकल जाएगा। और रूट अंडर -2 का मतलब लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू √2, फिर रूट अंडर -1 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, फिर रूट अंडर -1 रूट अंडर -1, तो आयोटा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू भी अभी बाद में लिख लेंगे, इसका वैल्यू भी आयोटा, इसका वैल्यू √2, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा इंटू √2, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू √2, यानी कि -√2। तो आप इधर क्या, अच्छा एक मिनट, यहां पर मिस्टेक क्या हो रहा है समझिएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए जरा। आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा 2 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 हो जाएगा। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 2 यानी कि -2, और इधर आपको आ रहा +2, तो 2 इक्वल्स टू -2, ये कभी संभव है आप बताइए। हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है 2 बराबर -2, कभी ये संभव है, कभी ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी ये संभव हो ही नहीं सकता। 2 और -2 आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू मोहित 2 बराबर -2 आ रहा है, जो कि गलत है।
अब मोहित कहाँ गलती कर रहा है इस चीज को हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा सा सोचिए। हाँ, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मोहित के अनुसार तो गलती हो रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर मोहित के अनुसार चला जाए तो रूट अंडर ए बी बराबर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिखेंगे ना, और ए के जगह पर -2 आएगा, है ना, और बी के जगह पर -2 पुट करेंगे, और इसके बाद हम लोग को क्या मिल रहा है 2 = -2, जो कि सरासर गलती है। तो इस गलती को हम लोग सुधार करते आइए, है ना, यहां पर लिखेंगे नाउ, ठीक है। तो यहां पर वो गलती कहां कर रहा था, उस गलती को पकड़ करके इसको ट्रेस करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। देखिए, मोहित के अनुसार ए के जगह पर -2 रखिए और बी के जगह पर -2 रखिए, है ना, रखिए, और ये रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी में बदलना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हमने ऐसा रखा, बट हमने अगर इसको ऐसा लेके चला तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, 2, जो ये गलती है, गलत है। 2 और -2 आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। तो सही टर्म क्या होगा कि आप इसको बांट दो, -2 इंटू -2, माइनस के साथ बांट दो, ऐसा बांट दो। अब कहने का मतलब आपको इधर भी सॉल्व कर रहे हो, इधर भी सॉल्व कर रहे हो साइमल्टेनियसली, जो कि गलत है। इसी वजह से आपको 2 और -2 आपस में इक्वल मिला था, है ना। साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं करना है। अगर आप -4 -3 दिया रहे तो उसको आपस में क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रूट को। मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, ए का वैल्यू -2 रख के और बी का वैल्यू -2 रख करके डायरेक्ट सॉल्व किए तो +4 आ रहा है, जो कि वैल्यू 2 दे रहा है, और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो -2 दे रहा था। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रूट -2 ऐसा नहीं कि इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, -2 और रूट अंडर -2, तो इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2, फिर इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 2, रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा रूट 2, फिर रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा रूट 2, ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2, तो ये आपका हो गया वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, है ना, इंटू 2, तो क्या हो गया -2, ठीक है। यानी कि अगर आप ए का वैल्यू भी नेगेटिव पुट कर रहे हो, बी का वैल्यू भी नेगेटिव पुट कर रहे हो, तो उस केस में ये वैल्यू नहीं होगा, है ना। इसके बदले क्या होगा, जरा इस चीज को समझ लीजिए, ए बी बराबर होगा -AB, कब, व्हेन a, b दोनों का दोनों लेस देन 0 होगा, तब। क्या मैंने बोला, उस बात को समझिएगा। ए और बी दोनों क्वांटिटी जब लेस देन 0 होगा तब, ए और बी दोनों क्वांटिटी जब 0 से छोटा होगा तब रूट अंडर ए बी बराबर होता है रूट अंडर ए बी, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, किया मैंने, ठीक है ना, मैंने किया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इस बात को समझे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ए का वैल्यू हमने रखा -2, बी का वैल्यू -2, तो क्या हो गया, क्या हो गया, मिल करके क्या हो रहा है, +4 हो रहा है ना, -2 +4 हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि +4 तो हो ही रहा है, लेकिन वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी के। कैसे सर, ए का वैल्यू आपका क्या -2 और बी का वैल्यू -2, मिल करके क्या होगा +4 क्या निकलेगा, +2 निकलेगा, लेकिन माइनस पहले से रख देंगे तो -2 निकलेगा, जैसे यहां पर निकला -2। समझ पा रहे हैं ना मेरे बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि रूट अंडर ए बी बराबर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी नहीं होगा। यदि ए और बी दोनों के दोनों नेगेटिव है तो, ए और बी दोनों के दोनों नेगेटिव है तो, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या है, मेरा ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो जब ए और बी दोनों के दोनों नेगेटिव है तो उस केस में रूट अंडर ए बी बराबर नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ए बी होगा। मतलब ए का वैल्यू अगर आप -2 रखेंगे, बी का वैल्यू -2 रखेंगे, तो मिलजुल करके क्या हो जाएगा, ये -2 और ये आपका -2, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर चले, इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, -2 मिलकर के +4 हो गया। अब +4 यहां पर लिखा मैंने, +4 का रूट 2 आ गया, 2 आया ना। लेकिन यहां पर देखिए रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, और ए भी दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ए बी, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ए बी, मतलब यहां पर नेगेटिव लगा दीजिए, फिर यहां पर भी नेगेटिव लगा दीजिए, 4 का 2 निकल गया, तो आया ना आपका -2 बराबर -2 बराबर -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आपको पता चला कि मोहित कहां गलती कर रहा था,
मोहित ये गलती कर रहा था कि ए और बी अगर लेस देन 0 है तो मोहित को लिखना चाहिए था रूट अंडर ए बी बराबर नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, ऐसा लिखना चाहिए था मोहित को। मोहित यहां पर गड़बड़ कर रहा था, मतलब नेगेटिव भी बाहर निकलेगा, यदि नेगेटिव ए और बी दोनों को दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बाहर निकलेगा। मोहित यहां पर गलत था, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इस चीज को इरेज करके आपको, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखिए यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, हम कह रहे हैं कि व्हेन ए कॉमा बी दोनों का दोनों लेस देन 0 रहे, है ना, देन रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, दोनों का दोनों जो है कि रूट अंडर में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ए बी होगा। सपोज ए बराबर आपका -2 है, क्लियर, वही वाला एग्जांपल, और बी बराबर -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 अभी के जगह पर वही -2 इक्वल्स टू लिखेंगे a इंटू बी, नेगेटिव ऑफ a इंटू बी, यानी कि -2, b का वैल्यू भी -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, -2 मिल करके क्या हो जाएगा, +4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ +4, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस और 4 का रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, तो क्या हो गया -2, ठीक है ना। अब जरा देखिए हमने क्या बोला अभी कि रूट ए बी बराबर माइनस ऑफ रूट अंडर ए बी, इक्वेशन 1 मानी, ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट अंडर ए बी की जगह पर कौन है, -2 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव ऑफ ए बी, तो यानी कि रूट अंडर 4 का वैल्यू -2, तो यहाँ पर भी -2, तो इधर तो आया ही आया, है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले एक बात समझिएगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, हो सकता है, ठीक है। अब समझिए जरा मेरे बात को समझिए, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -2, तो क्या आया, नेगेटिव आया, और ए का वैल्यू क्योंकि नेगेटिव ऑफ ए बी होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, -2 ए का वैल्यू, बी का वैल्यू -2, तो -2 +4, 4 का निकल गया 2 -2, तो ये क्लियर हो गया, -2 आ गया। अब इसको जैसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, -2 यानी कि +4, ठीक, तो +4 का वैल्यू 2 आ गया, फिर आप कहेंगे -2 बराबर 2 आ गया, इसी को हम दूर कर रहे हैं यहां से, फ्रॉम 1 से, तो ए बी बराबर नेगेटिव ऑफ ए बी, तो यहां पर ए बी है ना, ये ए है और ये बी है, तो नेगेटिव ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ए बी के, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेटिव ऑफ ए बी आया ना, -2 इक्वल टू -2, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए तो फिर आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, यदि ए और बी 2 रियल नंबर्स है, देन ए नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि बच्चों a और b 2 रियल नंबर है, तो उस केस में जो इस प्रकार का सूरत है, a प्लस आयोटा बी, अगर a और b 2 रियल नंबर है बच्चों, तो उस केस में a प्लस आयोटा बी का जो फॉर्म है, जो सूरत है, जो चेहरा है, इसी चेहरा को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी। यानी कोई भी नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा रहे, 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, या फिर मान लीजिए 2 भी लिखा रहे, 2 कोई रियल नंबर है, इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है प्लस आयोटा इंटू 0 करके, प्लस आयोटा इंटू 0 करके, क्योंकि 2 भी आपका रियल है, 0 भी रियल है, इस वजह से। तो कुल मिला के यदि a के जगह पर कोई रियल नंबर है और b के जगह पर कोई रियल नंबर है और उसको हम लोग a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक दिस, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दिस फॉर्म इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड यू रिमेंबर, आप याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, फिर z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2, इस प्रकार से, z3 इक्वल्स टू a3 प्लस आयोटा b3, यानी कि हम लोग कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 डॉट zn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं
जो कि मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स, 7 माइनस 5 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। 5 प्लस 2 आयोटा, ये भी एक है। 0 प्लस, अच्छा कोई अगर 0 लिख दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कहेगा रियल नंबर है सर। हम कहेंगे रियल तो है ही है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। 0 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? यानी कि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ऑब्वियसली बात है लिख सकते हैं। तो आपने देखा किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं वो किसके सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर के। वो किसके सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट होते हैं ना, उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सी बराबर, इसमें Z1 आ सकता है, इसमें Z2 आ सकता है, इसमें Z3 आ सकता है, डॉट 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 डॉट, ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। Z1 पहला कॉम्प्लेक्स, Z2 दूसरा, Z3 तीसरा, इस प्रकार से ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है किसी सी से, सी सेट में। सी क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी क्या है बच्चों? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। तो आपने क्या देखा? 7 माइनस 5 आयोटा आई, 5 प्लस 2 आयोटा आई, 0 प्लस 3 आयोटा आई, 3 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। इस प्रकार का जो है कि फॉर्म अगर कहीं आपको बनता हुआ दिख रहा है, आप सिंपल समझिए ना, 1 एक रियल नंबर है, 1 को आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख करके। 1 को आप 1 प्लस 0 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं। यानी कि जितने भी रियल नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे रियल नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बिरला ही कोई होगा। जैसे आपको शायद समझ में नहीं आया होगा मेरा बात को, हम एग्जांपल दे करके बता रहे हैं। मैंने कहा कि ये नोट नंबर 1 लिखेगा, ऑल रियल नंबर्स आर, ऑल रियल आर कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल आर कॉम्प्लेक्स। जितने भी रियल नंबर है वे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जैसे 1 को आप 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, 1 को आप 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, 0 को आप 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। जितने भी रियल है वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स है ना। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं ना कि रियल नंबर का जो सेट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। मतलब रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अंदर रियल नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वेन डायग्राम से समझा जाए तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो ये आपका रियल नंबर का सेट है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर आता है। ठीक, तो ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है वो रियल होंगे ये जरूरी नहीं है। ऑल कॉम्प्लेक्स मे और मे नॉट बी रियल, है ना। ऑल कॉम्प्लेक्स मे और मे नॉट बी रियल। मतलब जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल होंगे या नहीं होंगे ये जरूरी नहीं है ना। आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस आयोटा 0 लिखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और ये इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं जो कि एक रियल भी है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स था, 2 प्लस आयोटा 0 जो कि कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ रियल भी है, क्योंकि हम लोग इसको रियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस आयोटा इंटू 0, आयोटा इंटू 0 हट गया, सिर्फ 2 बच गया, ये एक रियल भी है और ये एक साथ में कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके। कुछ और एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि 3 प्लस 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स है। ये मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z1, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z1, ठीक है। लेकिन क्या इसको रियल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं। यहां से 2 कैसे हटाओगे, है ना। अगर इसको आप रियल नंबर कहना चाहोगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 2 जो कि 0 नहीं हो सकता, तो 2 तो 2 ही है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जरूरी नहीं है कि आप रियल बना पाओ। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स था, आप रियल बना दिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2 आयोटा, इसको आप रियल नहीं बना सकोगे। ये जरूरी नहीं है कि वो आप रियल बना सको, बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, दो बातें हो रही है।
मे और मे नॉट बी रियल, ऑल कॉम्प्लेक्स मे और मे नॉट बी रियल, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी रियल है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है। आपको एग्जांपल की तरह दिखा दिया ना, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 1/2 लीजिए, 1/3 लिखिए, 1/3 लीजिए, 1/4 लीजिए, 4/3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, फ्रैक्शन में लीजिए, डेसिमल में लीजिए, कुछ भी रियल नंबर ले लीजिए, वो रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जितने भी रियल नंबर है वे सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने कॉम्प्लेक्स है वे सभी के सभी रियल नंबर नहीं हो सकते हैं। like this all complex are not real but all reals are complex, ठीक है ना। इसीलिए रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर इज दी सबसेट ऑफ कैपिटल सी, हम लोग कह सकते हैं ऑल रियल्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर करता हूं इधर इरेज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, तो इसको पहले आप लोग थोड़ा सा देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट्स कौन है। तो इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा रहा है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन a इज कॉल्ड, तो इसका जो a है ना ये इसको कहेंगे a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का a जो होगा वो रियल पार्ट होगा। एंड b इज नोन एज, जो आयोटा के साथ रहेगा चिपक के, जो आयोटा के साथ चिपक के रहेगा उसको कहेंगे b इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। द रियल पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड, यहाँ पर डिनोटेड होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा बच्चों, डिनोटेड होगा, ठीक है। z, द रियल पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय रियल z, है ना, रियल पार्ट ऑफ z, इसको ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना, z। एंड इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं आई एम z, बहुत को ऐसा लिखते हैं और बहुत को ऐसा भी लिखते हैं, आई एम जी लिख करके डॉट और फिर z ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो पसंद है आप उसकी ओर जा सकते हो, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब आई एम z लिखते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आया a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आया b। क्लियर है। मैं कुछ एग्जांपल लिखना चाहूंगा और आपको इसके माध्यम से बताना चाहूंगा। z इक्वल टू 7 माइनस 2/3 आयोटा है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा 7 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, है ना, जो आयोटा के साथ है -2/3 हो जाएगा। कंफर्म। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और समझेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहते हैं और प्योरली इमेजिनरी कब कहते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग प्योरली रियल कहेंगे इफ यदि इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, यदि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तब इमेजिनरी पार्ट z इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वो 0 होगा। जैसे कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है बाबू, इस z को हम लोग कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कब, जब व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट z का क्या है b है, तो b क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। b अगर 0 हो जाएगा तो आपका जो है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा, है ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्लियर है। b अगर 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, यानी कि कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा इंटू 0, आप देख सकते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का या फिर z1 नाम दे दो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इसीलिए ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, 3/2 माइनस आयोटा इंटू 0। अब भी देख लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है,
इस वजह से इस Z2 को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, या फिर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल भी कहते हैं, सिंपल है ना। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल भी कहा जाता है, सिंपल, ठीक है ना। इसीलिए Z इज कॉल्ड प्योरली रियल। तो यहाँ पर जो Z होगा ये ना प्योरली रियल कहलाएगा, या फिर आप इसी Z को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर बात करेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़िए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज जीरो। यदि इसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, है ना, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि यहां पर रियल पार्ट कौन है भाई, A है, यानी कि A मस्ट भी जीरो होना चाहिए। A को अगर आप जीरो कर दो तो सिर्फ आपको क्या बचेगा, B आयोटा बचेगा। तो B आयोटा को कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ एग्जांपल दे देता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमको अगर इस Z को प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसका रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, A को जीरो करना पड़ेगा। तो Z इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आयोटा B, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले प्योरली रियल था, अब प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। कुछ एग्जांपल ले लीजिए लाइक दिस, Z इक्वल्स टू 0 प्लस 3 आयोटा। आप देख सकते हो रियल पार्ट जीरो है, इसीलिए ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर Z इक्वल्स टू आप मान लीजिए 0 माइनस 3/2 आयोटा। ये भी आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है। इसको आप Z1 मान सकते हो, इसको आप Z2 मान सकते हो, है ना। रियल पार्ट जीरो होगा तो कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। दिस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। कैपिटल C से सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं C बराबर A प्लस आयोटा B। यानी कि समझिएगा, C में आपका Z1 आ सकता है, Z2 आ सकता है, Z3 आ सकता है, डॉट 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 Zn आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर के C क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कलेक्टेड रहे, तो वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। लाइक सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो हम लोग को मालूम है हम लोग को इंडिया में कितने रिवर्स है, उसका अगर कलेक्शन बना लेंगे तो वो सेट कहलाएगा, ठीक है ना। जिसमें हम लोग कह सके कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहे, उसको हम लोग सेट कहेंगे। लेकिन कुछ और एग्जांपल्स है जिसके वजह से आपको सेट पहचानने में मदद होगा। सेट ऑफ ऑल बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल एक्टर्स इन इंडिया। आप ऐसा कहो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्टर्स इन इंडिया, क्या ये सेट है? नहीं है। तो बेस्ट एक्टर आपके लिए, मान के चलिए बेस्ट एक्टर आपके लिए हो सकता है अक्षय, शाहरुख, ठीक है ना, सलमान, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन किसी और के लिए वो बेस्ट एक्टर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये सेट नहीं है, ये कलेक्शन सेट नहीं है। अगर आपको पहले हम सेट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि ये किस कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में आपको क्या क्या आ जाएगा, A, E, I, O, U। या आपके लिए भी इस कलेक्शन वॉवेल्स के कलेक्शन में A, E, I, O, U आएगा, मेरे लिए भी वही आएगा, ठीक है ना। अमेरिका में बैठे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी A, E, I, O, U ही आएगा। तो सबके लिए बराबर आ रहा, सबके लिए वॉवेल का डेफिनेशन सेम है। इसी वजह से जो वॉवेल्स होता है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। मतलब वॉवेल्स का जो कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अल्फाबेट का जो कलेक्शन होगा वो भी सेट कहलाएगा, क्योंकि उसमें भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 26 तो है, 26 तो लेटर है। अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, तो मेरे लिए भी 26 होगा, आपके लिए भी 26 होगा, सबके लिए सेम डेफिनेशन है। तो वो क्या है, वो जो अल्फाबेट का कलेक्शन है, वो जो वॉवेल का कलेक्शन है, वो क्या है, सेट है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है, और एक बार एक चीज रिपीट नहीं हो सकता। लाइक ऐसा आप नहीं कह सकते हो 1 1 2 बार कर दो, ऐसा कर दो 2 3, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड है।
1 को 2 बार रिपीट किया गया। उसी प्रकार से अगर ए को 2 बार यहाँ पर रिपीट किया जाएगा वॉवेल में, तो ये भी फिर सेट नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे ना? इसीलिए डिस्टिंक्ट की बात की गई है, अलग अलग होना चाहिए, है ना। तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए जिसका डेफिनेशन सेम हो, वैसे वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात कर रहे थे? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ पा रहे हैं ना? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फिर से एक बार यहां पर ध्यान देंगे। क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और कैपिटल सी के अंदर होगा a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या होता है? z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। z1 z2 z3 को कैसा लिखने का कोशिश किया गया? सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। आई होप आप लोग ये सब चीज पढ़े होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म जिसको कहते हैं, सेट बिल्डर को प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ये सब आप पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, तभी आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और नहीं तो फिर बहुत कुछ थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक चीज को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? c बराबर a प्लस आयोटा b होना चाहिए सच डेट a और कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि c में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे? a प्लस आयोटा b टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, है ना। c मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सेट ऑफ c नंबर कह सकते हो। c नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। c नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो a प्लस आयोटा b टाइप के इसमें क्या आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे, मेंबर्स आएंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। a और b दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। जैसे a के जगह पर 2 हो सकता है, b के जगह पर 3 हो सकता है, a के जगह पर 2/3 हो सकता है, b के जगह पर 4/6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोच पा रहे ना? या 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी, -2 -3 -4। रियल नंबर में कोई भी नंबर a और b के जगह पर हो सकता है ना, कहने का मतलब। तो c क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जिसमें a प्लस आयोटा b टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। सच डेट इस प्रकार से a और b कहां से आएंगे? तो रियल नंबर से आएंगे, रियल नंबर से। सिंस a रियल नंबर a कैन बी रिटन एज, तो कोई a रियल नंबर है, कोई a रियल नंबर है, कोई a रियल नंबर है, कोई एक रियल नंबर है, तो उसको हम लोग a प्लस 0 आयोटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि z बराबर a प्लस आयोटा 0। तो कोई रियल नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखलाया, कोई रियल नंबर a को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखलाया, z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा। कोई a रियल नंबर को हमने, कोई एक a रियल नंबर को, सुनिए बात को समझिएगा, कोई एक a रियल नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख के दिखलाया, यानी कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा 0। तो आपने क्या समझा कि एक रियल नंबर को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख सकते हैं, और a कोई आर्बिट्ररी रियल नंबर है, मनचाहा रियल नंबर है, अगर a के लिए हो सकता है, a कोई जनरल रियल नंबर है, अगर a जनरल रियल नंबर के लिए हो सकता है, तो सारे रियल नंबर के लिए हो सकते हैं। तो यानी कि a को हम अगर कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख सकते हैं, तो सारे रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वही बात हुआ कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। डेट इज या फिर हेंस आर इज ए सबसेट ऑफ सी, रियल नंबर का सेट सी का सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है इतना? तो चलिए पहले इतना कीजिए। तो चलिए तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। देखिए अब यहां पर बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आपस में कब इक्वल कहेंगे? जैसे कि सिंपल सी बात है कि दो नंबर्स को तो हम लोग इक्वल कह नहीं सकते, 1 और 2 आपस में बराबर होंगे नहीं, है ना। दो रियल नंबर को कभी आपस में इक्वल कह नहीं सकते, है कि नहीं। जैसे 6 और 5 दोनों अलग अलग रियल नंबर है, दोनों अलग अलग नेचुरल नंबर भी है, ठीक है ना। 4 और -3 दोनों के दोनों अलग अलग इंटीजर्स है, तो दोनों को आपस में इक्वल कह नहीं सकते, मतलब कोई भी रियल नंबर को इक्वल कह नहीं सकते, लेकिन कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कहा जा सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल कहा जा सकता है, दो रियल नंबर को आपस में इक्वल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल कहा जा सकता है। कैसे जरा समझिएगा। डेफिनेशन कहता है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b,
Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा बी एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2। क्लियर है? आर इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, मतलब Z1 और Z2 आपस में बराबर हो जाएंगे। कब? इफ यदि A1 और A2 ये और ये आपस में बराबर हो जाए, ये और ये आपस में बराबर हो जाए, क्या A1 और A2 आपस में बराबर हो जाए, अब B1 और B2 आपस में बराबर हो जाए। यदि A1 और A2 आपस में बराबर हो जाए और B1 और B2 आपस में बराबर हो जाए तो उस केस में Z1 और Z2 आपस में बराबर हो जाएंगे। खत्म, बस इतना ही, ठीक है ना। यानी कि क्या, ये A1 क्या है भाई? रियल पार्ट ऑफ Z1 है और ये A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2 है। यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 आपस में बराबर हो जाए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आपस में बराबर हो जाए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है? B1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है? B2। तो इमेजिनरी पार्ट Z1 और Z2 आपस में बराबर हो जाए और रियल पार्ट Z1 और Z2 आपस में बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में कहेंगे कि Z1 और Z2 आपस में बराबर है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में बराबर कब कह सकते हैं? जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाए और जब उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट आपस में, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कब कह सकते हैं? जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है कोई भी सिचुएशन में तो हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को क्या कहेंगे बच्चों? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, है ना। यानी कि Z1 और Z2 को आपस में इक्वल कहेंगे। यहां पर यही बात यहां पर लिखे है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं। चलिए पहले ऊपर वाला देखते हैं। Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2। ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे कब? यदि A1 और A2 बराबर हो जाए और B1 और B2 बराबर हो जाए। A1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, B1 का मतलब A2 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी कि B1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि B2। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि Z1 और Z2 आपस में बराबर होने चाहिए। Z1 और Z2 आपस में बराबर होने चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, मतलब Z1 और Z2 अगर आपस में बराबर है तो कैसे होंगे? पहले रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 आपस में बराबर होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो उस केस में Z1 और Z2 आपस में बराबर होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस इतना ही था। आगे देखिए, सम बेसिक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जरा देखिए कैसे बनेगा। सॉल्यूशन पहले लिखता हूं। पहले तो जो गिवन है उसको लिखिए, गिवन डेट Z1 इक्वल्स टू आपका 3 माइनस आयोटा वाई एंड Z2 इक्वल्स टू x प्लस 4 आयोटा। आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? x और y का वैल्यू, ठीक है ना। और यहां पर Z1 और Z1 का वैल्यू दे दिया, Z2 का वैल्यू दे दिया और कह दिया कि दोनों के दोनों इक्वल है, आर इक्वल, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। फाइंड x एंड y, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Z1 और Z2 को आपस में बराबर दे दिया है, हमको x और y का सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो Z1 की जगह पर 3 माइनस आयोटा वाई और Z2 की जगह पर लिख देंगे x प्लस 4 आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट से रियल पार्ट का कंपैरिजन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। दैट इज, है ना। यहां पर क्या मिल जाएगा? x इक्वल्स टू 3। रियल पार्ट को रियल पार्ट से जब कंपेयर किया तो x का वैल्यू 3 मिल गया एंड यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 4 आयोटा बराबर क्या मिल रहा है? माइनस आयोटा y मिल रहा है ना। समझ पा रहे हैं ना? 4 आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा y मिल रहा है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? ये आयोटा कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइड एट 4 इक्वल्स टू माइनस वाई मिला। 4 इक्वल्स टू क्या मिला? माइनस वाई, और माइनस वाई इधर ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस से तो -4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया आपका? y इक्वल्स टू आपको हासिल हुआ -4। तो y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू आपको क्या मिल गया बच्चों? 3। आई होप आप लोग का आंसर आ चुका होगा। फाइंड x एंड y बोला था तो निकल चुका होगा।
क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या करवा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है ना? तो इससे आपका जो है ना फंडामेंटल फाउंडेशन बहुत ज्यादा मतलब मजबूत होगा, है ना? क्योंकि देखिए क्वेश्चंस करवाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद सीधा मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। और एक और क्वेश्चन यहां पर लेकर के आया हूं, कहता है इफ a1 प्लस b1 माइनस आयोटा 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड a1 एंड b1। बहुत ही सिंपल है। तो पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे गिवन डेट, गिवन डेट, फिर लिखेंगे a1 प्लस b1 माइनस आयोटा 3a1 प्लस 2b1 बराबर 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है उस चीज को लिख लेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना? तो हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को इससे हासिल होगा देयरफॉर a1 प्लस b1 इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है? और आपको क्या मिलेगा फिर, देखिए यहां पर आयोटा है, यहां पर भी आयोटा है, ठीक ना? तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करके लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू 2। नहीं समझे भाई? देखिए आयोटा है, उधर आयोटा है, तो आयोटा दोनों कैंसिल हो गई। अब ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लिख लीजिए, तो आप फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू 2i लिख लीजिए दोनों तरफ, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है? दोनों तरफ कंपेयर किए, ये मिला, ये आयोटा कैंसिल हुआ बच्चों। अब यहां पर आपका क्या आ गया, माइनस 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू 2, ठीक है? अब दोनों तरफ माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू -2। यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया 3a1 प्लस 2b1 इक्वल टू -2, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा, क्लियर है ना? ठीक, तो इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बनाते हैं। आइए पहले तो इक्वेशन 1 लिख लीजिए, a1 प्लस b1 इक्वल टू 5, a1 प्लस b1 इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1। फिर जा देखिए 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू -2, 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 2, है ना? 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू -2, क्लियर है? अब आइए देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, है ना? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी a1 या किसी b1 का कोफिशिएंट को बस सेम करना पड़ता है। तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम a1 को बराबर करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं। तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे में a1 का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका हो गया 3a1 प्लस 3b1 इक्वल्स टू 3 5 15, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 3a1 प्लस 2b1 इक्वल्स टू -2, ठीक है? इक्वल्स टू -2। ये आपका क्या हो सकता है आगे, देखिए प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो 3b1 में से 2b1 जाएगा तो प्लस का b1 और 15 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो b1 का वैल्यू हम लोग का आ गया है 17। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है? फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1
इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। अब a1 लिखा मैंने प्लस b1 का वैल्यू 17 इक्वल्स टू 5, तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस का 17, 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा -12, ठीक है ना। तो इसका कुल मतलब निकाल के हम लोग देखें तो क्या मिला, a1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया -12 और b1 का वैल्यू आ गया 17, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे में लास्ट में लिखेंगे हेंस लिखेंगे, इसके बाद आप लिखिएगा हेंस a1 का वैल्यू -12 एंड b1 का वैल्यू +17, ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों का लेक्चर आज का बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किया आज, ठीक है ना, ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में किया आज। 3 टॉपिक्स के बारे में बहुत गहराई से हम लोग जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इमेजिनरी क्वांटिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब समझा, उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया। ये आपका लेक्चर नंबर 4 था आज का। और जस्ट इसके बाद आपका जो है कि लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है, फिर 6 होगा। तो बस आप लोग जो है कि हम लोग के साथ बरकरार रहिए, बने रहिए। और वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी का दिल के गहराई से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन, धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको भी लाभ पहुंच सके उनके करियर में, है ना, उनके फ्यूचर में, ठीक है ना। और साथ साथ आप भी भरपूर आनंद लीजिए, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ करके। और भी जितने भी टॉपिक्स यूट्यूब की क्लासेस में फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, सारा का सारा हम लोग जो है कि कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बस आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि आप लोग हमें प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स है अपना उसको पूछिए, है ना, हम लोग से शेयर कीजिए। हम लोग पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोगों को वो बताइए। अगर कहीं गलतियां हैं, हम लोगों में खामियां हैं, तो उनको भी बताइए, ताकि हम लोग समय रहते उनको सुधार कर पाए और आगे आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। इसी सब उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर फैलाइएगा। इसी आशा, उम्मीद और कामना के साथ आज का वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल के गहराई से फिर से आप सभी का बार बार धन्यवाद।